जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के मात्र भाई बहुत से कम समय बचा हुआ है। यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि भाई जिस तरह ईमानदारी से आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया था उसी तरह इस वीडियो पर भाई बने रहना, क्योंकि भाई ये आज की इस वीडियो में हर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो सभी साथी से यही कहूँगा कि वीडियो में जुड़े रहना। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है साथियों, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने माइंडसेट में देने का प्रयास करेंगे बिना हमसे पहले बताए। आप जो अपना आंसर जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर सोच कर बता सकते हैं, बाकी आपका ये एक मॉक टेस्ट के रूप में ये वीडियो साबित होगी। तो साथियों कह रहा है कि निम्न में से कोई एक जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्या वो कौन सा है? क्या आप कहेंगे नागालैंड? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। तो आप बताइए कौन सा होगा? क्या त्रिपुरा कहेंगे? मैं भी कहूँगा ये भी नहीं। तो भैया सिक्किम जो है हमारा, ये सिक्किम ऑप्शन तो हमारा सी जाएगा। सी फॉर सिक्किम जो है ये एक भारत का सबसे छोटा राज्य है। इन जो चार ऑप्शन में दिए हैं इनमें से सबसे छोटा राज्य पूछा है। तो पूरे भारत की पूछेगा, जब कभी पूरे भारत की पूछ ले साथियों तो हमारा जो गोवा है, ये गोवा राज्य है हमारा, ये पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है। और सिक्किम जो है इसमें भाई सबसे कम, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से देखा जाए तो भाई सिक्किम जो है इन तीनों राज्यों से छोटा राज्य है। सिक्किम ऑप्शन सी के साथ क्लियर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 82 नंबर प्रश्न की। हर एक प्रश्न को विद इन सेकंड में सॉल्व करेंगे। और आप सभी से बता दूं कि भाई वीडियो आपके एग्जाम के बाद बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो आप जल्दी से जाइए यूपी ट्रिपल एससी पेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी, आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ? साथियों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल, चीन और भूटान के साथ जो है घिरा हुआ है? तो मैं आपको क्या बताऊं, यदि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा तो क्या बताइए। तो आप लोग ये सिक्किम जो देख रहे हैं, हमारा सिक्किम जो होगा वो सिक्किम साथियों हमारा जो है ये नेपाल, चीन और भूटान देश से घिरा हुआ एक ऐसा राज्य है। भारत का सिक्किम, सी फॉर सिक्किम इसका आंसर जाएगा आपकी बार भी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर साथियों 83 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन आप सभी के करियर को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको सभी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोग लाइक कर देंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। आज थोड़ा सा धीमे भले ही बोलता हूं, लेकिन आप सभी इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं यहाँ से, और यहीं से आपके प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए, तो उससे पहले कॉमेंट में बता दीजिए कि आपका एग्जाम जो है किस तारीख को, किस डेट को, यानी कि किस शिफ्ट में है, जल्दी से बता दीजिए। और कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान जो है किस राज्य में है साथियों? तो आप क्या बताएंगे साथियों? मेरी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा, कंडीशन जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आराम से आपको भाई अच्छे से कवर कराऊंगा क्वेश्चन को। आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को देखते रहना। चलिए, हमारा जो 83 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती जो है स्थान किस राज्य में है साथियों? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप 83 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथी क्या बताते हैं, गुजरात बताते हैं, तो क्या मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही होंगे साथियों। जो भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान है ये गुजरात है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा आंसर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात साथियों। क्वेश्चन नंबर अब बात कर लें। क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 84 नंबर की। जो सबसे पश्चिमी जो है यहाँ पर आपको इस तरह दिखता है भारत हमारा, तो यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात का है। गुजरात का क्या है? तो मैं कहूँगा कि गुहार मोती है ये। ठीक है, गुहार मोती है कि किबथू है, आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न की बात करें। 84 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों कि कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है साथियों? तो जो है बताइएगा जल्दी से कि कौन सा जो राज्य है ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो क्या जो बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है? क्या मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है या फिर पश्चिम बंगाल है? तो आप सभी बताएंगे कि बांग्लादेश की जो है सीमाओं से जो घिरा हुआ है ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक, जो तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बताएंगे 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी त्रिपुरा साथियों। ये जो हमारा त्रिपुरा है भैया, ये बांग्लादेश के साथ जो है
तीनों ओर से घिरा हुआ है। आप सभी इसका आंसर सी मारेंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर लें 85 नंबर प्रश्न की। तो 85 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। साथियों इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी साथी। कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? क्या नेपाल से मिलती हैं? तो बताइएगा, क्या चीन से, भूटान से या फिर म्यांमार से? तो यदि 85 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी हमारा नेपाल बताते हैं तो मैं कहूँगा सबसे पहले उत्तराखंड के, उसके बाद उत्तर प्रदेश के, फिर बिहार के, फिर पश्चिम बंगाल के, फिर सिक्किम के। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर जाएगा बी के साथ। बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा सभी साथी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 92 प्रश्न की। थोड़ा सा जूम कर लें, जूम इन कर लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, आपको दिख रहा होगा कि रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे, अभी आपके 2 दिन बाद एग्जाम में पूछेगा या फिर कुछ समय पहले यदि आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे? तो यदि आप 92 नंबर का ऑप्शन हमारे साथी क्या बताते हैं, यदि 92 प्रश्न का ऑप्शन ए चंडीगढ़ बताते हैं तो क्या मैं कहूँगा बिल्कुल सही होंगे? बताइएगा, चंडीगढ़ बताते हैं तो क्या आप बिल्कुल सही होंगे? मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। 92 का आंसर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए साथियों बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 93 की। जब कभी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछेगा तो आप क्या कहेंगे साथियों? जब कभी कहे कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या है, तो क्या आप कवरत्ती बताएंगे? मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो लक्षद्वीप है, और इसकी जो राजधानी क्या है तो वही कवरत्ती है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अगले की ओर। चलिए साथियों बात कर लेते हैं कि 94 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों, कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि अरब सागर में स्थित जो है ये भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं, क्या लक्षद्वीप है, श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है या फिर अंडमान निकोबार? अरब सागर समझ रहे हैं, अरेबियन सी जो हमारा है, ये भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं तो क्या बताएंगे? यदि 94 प्रश्न का आप सभी साथी ऑप्शन ए हमारा लक्षद्वीप बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। 94 का आंसर हमारा ए जाएगा। चलिए साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि लक्षद्वीप में है साथियों क्या है, लक्षद्वीप में साथियों क्या है, तो आप ने क्या बताया अभी आपको कि लक्षद्वीप में साथियों क्या है? आप सभी यदि लक्षद्वीप में बताते हैं कि भाई अरब सागर जो है ये लक्षद्वीप में है, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया है, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं, तो क्या बताया? लक्षद्वीप बताया। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, प्रश्न किसी भी तरह आपके एग्जाम में घुमा कर पूछ सकता है, तो आपको अपना अपना कॉन्सेप्ट वो नहीं भूलना है। बाकी आप कैसे पढ़ें इससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है, बाकी आपको एग्जाम हॉल में हर एक प्रश्न का आंसर अपने दिमाग से लगाना है, ना कि कंफ्यूजन से। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 प्रश्न कह रहा साथियों कि भारत में सांस्कृतिक परिचित्र कौन तैयार करता है? साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में सांस्कृतिक जो है परिचित्र कौन तैयार करता है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी 96 प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन बी सर्वे ऑफ इंडिया बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये भारत में सांस्कृतिक प्रतिचित्र तैयार करता है। सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शन बी पर बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। बाकी आज थोड़ा सा जो हमारी कंडीशन है, यानी कि थोड़ी सी तबीयत जो है हमारी सही नहीं है। बाकी आप सभी को मैं अपने जो है आपको इसी कंडीशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप देख तो नहीं सकते, लेकिन कंडीशन मेरी जो है ये बहुत वीक है, तो आप सभी इसका समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप मेरी आवाज़ से ही समझ सकते हैं। तो कह रहा है साथियों कि भारत की सबसे ऊँची जो है ये पर्वत चोटी कौन सी है? साथियों यहाँ पर देखिएगा कि भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी 97 प्रश्न का ऑप्शन बी क्या बताते हैं? K2 बताते हैं तो मैं कहूँगा जो K2 एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। K2 जो है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन हमारा बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए एग्जाम के तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें। सोल्यूशन के साथ आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं
जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का जो सबसे ऊंचा स्थान है ये कौन सा है साथियों, और भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि क्या कंचनजंगा है, क्या माउंट ईसो है, क्या सेडल शिखर है, डोलीगट्टा है साथियों। आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, आप सभी जानते हैं साथियों, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि आप सभी साथी 98 प्रश्न का ऑप्शन साथियों सभी साथी सी बताते हैं, जो कंचनजंगा है ये भैया भारत का, कंचनजंगा जो है ये भारत का भाई सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। ऑप्शन सी फॉर कंचनजंगा होगा। सी फॉर कहो ना कि भाई वीडियो अच्छी लग रही है आपको, मुझे उम्मीद करता हूं कि वीडियो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपको कर रहा हूं कि वीडियो आपकी अच्छी लगी, आपके एग्जाम में आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगी, भले ही थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए, लेकिन भाई इन क्वेश्चनों में तो कोई ऊंच नीच नहीं होगी। तो क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, तो आप सभी साथी से यही कहूँगा कि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो पर बने रहना, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान और आधा अधूरा क्लास एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूँ, अब भी कहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहा है साथियों कि 99 प्रश्न कह रहा है साथियों कि जो विंध्याचल श्रेणी है में ऊंची चोटी क्या है साथियों। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी क्या है, क्या मिकाई श्रेणी है, गुडविल चोटी है, या फिर कैस्केड श्रेणी है, या फिर बैल चोटी है। 99 प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी क्या बताते हैं, 2 में रुकिएगा, बाकी यहाँ पर देखिएगा। चलिए ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा अच्छा सा, तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है तो क्या है साथियों। तो आप यदि आप सभी साथी आंसर डी गुडविल चोटी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो गुडविल चोटी है ये विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी फॉर। दिल से सब्सक्राइब कर दो साथी, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर ले। 100 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा साथियों अच्छे से। तो इसका प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भारत की सबसे पुरानी जो है ये पर्वत श्रृंखला साथियों कौन सी है। तो क्या अरावली है, क्या सतपुरा है, क्या हिमालय है, या फिर वेस्टर्न घाट है। तो बताइएगा सबसे पुरानी जो है ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यदि आप 100 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट बना है, ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है साथियों वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। बाकी यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन शायद दिख रहे होंगे, देखिए। तो जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि जोजिला दर्रा जो है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे प्रश्न, मुझे उम्मीद करता हूँ। जो जोजिला दर्रा है साथियों कहाँ पर स्थित है। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, क्या भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो क्या आप बताएंगे, बताइएगा। आप यदि ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होंगे। मैंने इसका पोल डाला हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सही आंसर क्लिक किए थे। यदि आप लोग भी यहाँ पर डी ऑप्शन बताएं हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी फॉर। दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों बिना कहे। साथियों 105 नंबर प्रश्न की बात करने कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों में से किसमें जो है वार्षिक तापांतर अधिकतम है साथियों। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में देने का प्रयास करेंगे साथी। चलिए 105 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों क्या जाएगा। यदि कहेगा कि भाई निम्नलिखित भारतीय शहरों में से किसमें जो है वार्षिक तापांतर जो है अधिकतम है, तो क्या दिल्ली में है, या कोच्चि में है, या हैदराबाद, या कोलकाता में है। यदि आप सभी साथी 105 नंबर का दिल्ली बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो वार्षिक तापांतर होता है भाई दिल्ली में सबसे अधिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर होगा, दिल्ली के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि दक्षिण भारत साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। बाकी यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न की यदि आप सभी साथी आंसर बी मई सितंबर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सभी साथी बिल्कुल सही होंगे। बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों जब कभी 107 नंबर प्रश्न की बात करें, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं साथियों। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो भाई कहाँ बहती हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं इसके ऑप्शन, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर चलिए साथियों। तो यदि दक्षिण पश्चिम की बात करें कि भाई इसमें मानसून के समय आर्द्र जो है यानी कि आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो क्या भाई स्थल के समुद्र की ओर बहती हैं। तो आप बताइएगा 107 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी समुद्र से स्थल की ओर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। आंसर बी बिल्कुल बढ़िया होगा साथियों। चलिए आप लोग क्वेश्चन गेस कर रहे हैं, बताइए यस कि नो, बताइए क्वेश्चन गेस कर रहे हैं यस या नो बताइए। तो बहुत अच्छी बात साथी। तो थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके एग्जाम में
क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बनते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाइएगा यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे जैसे आप जाएंगे वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। मात्र एक प्लेलिस्ट है, उस पर भाई 30 से 35 वीडियो पड़ी हुई हैं, जाकर देख लीजिए। बाकी आपको वहाँ से प्रश्न जीके जीएस का, हिंदी का हर एक प्रश्न वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा साथियों। चलिए, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों, जो उष्णकटिबंधीय हैं वो वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, जब मैं कहूँगा कि भैया भारत की जलवायु कैसी है तो आप कहेंगे कि उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों जो है जलवायु है। बाकी यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय जो है ये वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, क्या अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, या जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, या फिर बिहार में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। यदि आप सभी साथी 108 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बताते हैं तो मैं कहूँगा कि जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए के साथ हमारा अच्छा सा साथियों आंसर जाएगा। चलिए साथियों, 109 नंबर प्रश्न की बात कर रहा साथियों। एनर्जी थोड़ी सी भिन्न नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को अपना छोटा भाई या छोटा बहन मानकर अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप जाएंगे आपके क्या ये जो है मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आपका एग्जाम शायद अब 1 साल बाद या 2 साल बाद आए, तो भाई आपको मैं तैयारी कराने में हमेशा तत्पर हूँ। हर एक कदम तक, आखिरी कदम तक मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ये एग्जाम की स्टडी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन कहाँ जो है कौन सा क्षेत्र साथियों, कह रहा चाहती हूँ कि उष्णकटिबंधीय जो है हरित वन का कौन सा क्षेत्र है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 109 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है पश्चिमी घाटी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो उष्णकटिबंधीय हरित वन का जो है क्षेत्र है वो पश्चिमी घाटी है। ऑप्शन इसका ए फार अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए, वॉल्यूम आप थोड़ी सी तेज कर सकते हैं आपको यदि नहीं सुन पड़ रहा है, बाकी मैं यहाँ पर बोलने का पूरा प्रयास करता हूँ, आवाज़ इससे ज़्यादा निकल ही नहीं रही है साथियों। चलिए, तो कह रहा है कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 110 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी थीमेटिक बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो हैं ये थीमेटिक हैं। ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को आप समझते हुए चलेंगे, बाकी हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करेंगे, गेस करेंगे। ठीक है, चलिए, कहेगा कि किसे जो है केवलादेव घाना वर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। केवलादेव घाना वर्ड सेंचुरी के नाम से किसे जाना जाता है तो क्या बताएंगे आप। यदि आप 111 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी भरतपुर नेशनल पार्क यानी कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को जब कभी बात करें तो आप कहेंगे कि केवलादेव घाना वर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी फॉर भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, बहुत अच्छी बात है साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात कर ले साथियों। यहाँ पर हमारे जो 111 नंबर प्रश्न हो गए। बाकी 10 नंबर प्रश्न की बात करें, ये जो है इकोनॉमी से प्रश्न है। आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा और आंसर देने का आप सभी साथी प्रयास करेंगे साथियों। चलिए, कह रहा कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि योगदान लगभग जो है कितने प्रतिशत तक होता है तो आप क्या बताएंगे साथियों। यदि आप 10 नंबर प्रश्न का सभी साथी ऑप्शन साथियों क्या कहते हैं, ऑप्शन डी 15% बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद होता है यानी कि जिसको जीडीपी बोलते हैं, इसमें भाई कृषि योगदान जो है लगभग 15% तक होता है। बाकी डी फाइव का अच्छा सा आंसर जाएगा सभी साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि सकल जो है घरेलू बचत जो है में कौन जो है प्रमुख योगदान करता है साथियों, तो आप क्या बताएंगे। मेरी हालत साथियों आप बोलते बोलते और भी वीक हो रही है तो मैं क्या बताऊँ आपको। तो यदि 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों क्या बताएंगे। यदि आप इसका आंसर ऑप्शन डी परिवार बताते हैं तो मैं बताऊंगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो भैया सकल घरेलू बचत में कौन जो है प्रमुख योगदान करता है तो ऑप्शन डी परिवार इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। 12 नंबर आपको प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा साथियों। कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय जो है हमेशा निम्न राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें जो है सम्मिलित होती है। क्या होती है साथियों, क्या विदेशी आय सम्मिलित होती है, या अप्रत्यक्ष कर होता है, या फिर प्रत्यक्ष कर सम्मिलित होता है, या फिर पूंजी खपत भत्ता होता है। तो सभी साथी यदि ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है, किसमें भाई सकल राष्ट्रीय आय में हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें भैया पूंजी खपत भत्ता जो है ये सम्मिलित होती है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले। 13 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 13 नंबर प्रश्न का
13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 8.6% बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो भैया 8.6% है भैया, इसमें 2014 से 15 तक की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2021 से 22 तक के 8.6% की वृद्धि हुई है साथियों। ऑप्शन डी बी पार इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। 14 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक जो आय कितनी थी साथियों। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय यहाँ पर पूछा है, जो है महीने वाली आय नहीं पूछा है, तो यहाँ पर वार्षिक आय पूछा है तो कितनी थी। तो आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है यदि 249.60 रुपये बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो 1947 में भारत की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी वो 249 रुपये 60 पैसा जो थी। ऑप्शन ए इसका अच्छा सा आंसर जाएगा जी साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। कह रहा साथियों कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है, तो क्या बताएंगे। यदि आप 15 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी ऑप्शन जो है हमारा डी यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस बताते हैं, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी फॉर अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर ले 16 नंबर प्रश्न की। आपको दिख रहा होगा साथियों कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है साथियों। तो कितना है आप सभी साथी जल्दी से बताएंगे। ये 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 54% बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अगले की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले साथियों कि जो भूरी क्रांति है किसको बल देने का पर केंद्रित है साथियों। हमारी जो भूरी क्रांति है किसको बल देने पर केंद्रित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है साथियों, तो आप क्या बताएंगे। पीत क्रांति से कौन सा जो है ये संबंधित है, क्या तो बताइएगा। क्या मत्स्य उत्पादन जो है पीत क्रांति से संबंधित है, क्या अनाज उत्पादन जो है पीत क्रांति से संबंधित है, क्या दूध उत्पादन भाई श्वेत क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन तिलहन जो है किससे संबंधित है, तो आप यदि 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी दूध उत्पादन बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो भैया पीत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों कह रहा है कि आप देखिएगा प्रश्न कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस कितने रुपये तक कितने बिलियन से अधिक तक बढ़ाना है, तो कितना बताएंगे। यदि आप 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी बी यानी कि 60 बिलियन से अधिक बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य जो है वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसएस जो है 60 बिलियन से अधिक तक बढ़ाना है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर होगा साथी। चलिए तो आगे बात कर ले साथियों। यहाँ पर कह रहा है आप सभी साथी देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा। यदि कह रहे हैं साथियों कि भाई किस क्रांति के ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पादन की, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन डी बताते हैं पीली क्रांति, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। भाई जो क्रांति किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की, तो मैं कहूँगा पीली क्रांति ने। इसका आंसर डी फॉर अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात करें 23 नंबर प्रश्न की, तो 23 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो कौन था जल्दी से बताइएगा। यदि 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी उत्तराखंड बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो उत्तराखंड है ये स्थापित करने वाला कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला जो है भारतीय राज्य है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 24 की बात कर लें। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, देखिएगा इसका आंसर कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है, तो किसके द्वारा नहीं होता है। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है नाबार्ड बताते हैं, तो मैं कहूँगा ऑप्शन है बिल्कुल अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें। कह रहा है साथियों न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है साथियों, तो क्या है। यदि आप 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा।
तो 26 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है साथियों। तो इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी उपज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत नहीं आती? क्या तंबाकू, कोपरा या सब्जी, फल या फिर पटसन? तो 26 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी आंसर बी कोपरा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। बाकी मेरी जो है ये कंडीशन इस समय उतनी सही नहीं है, तो भाई वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ। बाकी अब क्वेश्चन बहुत सारे मैं ऊपर लेकर आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया नहीं कि किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित है। बाकी यहाँ पर इसे कृष्णनगर को पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है। बाकी इन सभी प्रश्नों को मैं जल्दी कराऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि शायद वीडियो आपको उतनी कंफर्ट नहीं लगी होगी जितना कि हर रोज़ लगती थी। तो साथियों थोड़ी सी कंडीशन डाउन है इसलिए यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन मैं हर आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहूँगा जब तक, ठीक है, जब तक साथियों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा आपकी बात थोड़ा सा मेडिसिन खा करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।